इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा रहा, कैसा चलता था। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहद प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्गों के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। शहर के लोगों को ही ज्यादा लाभ होता है जो उसका उपभोग करते हैं। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है, बहुत ज्यादा विकल्प है, और वे अब अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। और कम कीमत और अच्छी गुणवत्ता से ये लोग लाभान्वित, मतलब इनको लाभ हो रहा है। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में, अनुमान लगाए तो ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उचित जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं और ये लोग अमीर बन गए हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, उत्पादन करने वाले और श्रमिक जो मेहनत कर रहे हैं, उन दोनों पर वैश्वीकरण का एक समान असर नहीं पड़ता है। ये देखो यहाँ पर लिया गया है, अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका अपने सर्व सपना देखा होगा। आप इसका सपना देखे होगा ना, किसी लड़की के साथ इतना क्लोज रहे, प्रचार करे, पैसा कमाए, अरबों खरबों रुपया कमाए। तो ये सब है तरीका। पहला, विगत 20 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। बहुत ज्यादा निवेश भारत में किया गया है, विदेश के माध्यम से विदेशी लोग बहुत निवेश किए हैं, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रदा रहा है। अब देखो, अब भारत में निवेश किए हैं, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों, ठंडे पेय पदार्थों जैसे में कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, और जंक खाद्य पदार्थों एवं बेकिंग जैसे, बेकिंग मतलब यहाँ पर बेकिंग सोडा भी हो जाएगा, बेकिंग मतलब खाने का कुछ सामान भी हो जाएगा, बिस्किट हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, पावरोटी हो गया, जैसे सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। ज्यादा बिकता है ना इन लोगों के मार्केट में, इन लोगों के दुकान में, चाहे गाड़ी हो गया, खाने वाले हो गए, चाहे मोटर हो गया, सेलफोन हो गया, उद्योग हो गया, चाहे कुछ भी। इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। संपन्न वर्ग के इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, नया रोजगार हुआ है, ठीक है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनी समृद्ध हुई है, और जो इनकी आपूर्ति की है स्थानीय कंपनी, ये भी ज्यादा समृद्ध हुए हैं। बहुत अच्छे मायने में ये लोग भी आगे बढ़े हैं। अब यहाँ पर देखो, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम, विदेश के व्यापार को, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। हाल के वर्षों में भारत के केंद्र एवं राज्य सरकार भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्र से अच्छा है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शिक्षक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता। जो भी कंपनी नया लगाएगी यहाँ पर 5 सालों तक उनको कर टैक्स नहीं देना है। विदेश निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। लचीलापन थोड़ा ढील दे दिया है। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है, कि लेबर जो काम कर रहा है उसको थोड़ा सुरक्षा दिया जाए।
हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट देने के लिए अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से, लोचदार मतलब क्या, लचीलापन से थोड़ा कुछ छूट देकर ही छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है कि श्रम जो पैसा लगता है उसमें थोड़ा कटौती करके बचाया जा सके। फिर भी विदेशी कंपनी अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग करते रहती है हमेशा। अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं, तब लोग निवेश करने के लिए तैयार होता है। दूसरे अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। क्या हुई है? लाभान्वित मतलब लाभ हुआ है। किसको? स्थानीय कंपनी को भी, भारतीय कंपनी को भी और बाहर के कंपनी को भी। इस कंपनी ने न्यूनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है। न्यूनतम प्रणाली, नवीन नया तौर पे कुछ बनाया है, चाहे कुछ उत्पादन हो रहा है उसमें ही अपना निवेश करके उस काम को आगे बढ़ा दिया है और उसको ऊंचे स्तर पर ले गया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। कुछ कंपनी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर पैसा कमाया, खूब लाभ कमाया है, सफलतापूर्वक सफल भी हो गए। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है कि भारतीय कंपनियों को इंटरनेशनल मार्केट में उसको उभारा जाए, मतलब बड़े तौर पर उसको लाया जाए। जैसे में टाटा मोटर्स मोटर गाड़ी को बड़े पैमाने पर उसको विदेश में भी बेचा जा रहा है। इंफोसिस विदेश में भी है, देश में भी है। रैन बैक्सी जो दवाई बनाता है वो देश में भी है, विदेश में भी है। और एशियन पेंट विदेश से आया है और अपने देश में खूब चल रहा है। एशियन पेंट भले 10 साल चले चाहे ना चले, उसकी बाल्टी 10 साल जरूर चलती है, नहाने का काम आती है। सुंदरम फर्नर्स नट और बोल्ट, सुंदरम फर्नर्स जो होता है वो नट बोल्ट बनाता है। कुछ ऐसी भारतीय कंपनी है जो विदेशों में भी फैली हुई है, क्योंकि उसको मौका मिला फैलने का तो फैल गए। जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है, विश्व स्तर पर उसको अपना कला दिखा रही है और अपने कार्य को करते हुए अपने मुनाफा को बना रही है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनी, विशेषकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनी के लिए नए अवसर का सृजन किया है। विश्वीकरण के वजह से जो सूचना कंपनी होता है, आईटी कंपनी जिसको बोलते हैं, संचार प्रौद्योगिकी कंपनी, उसको भी सृजन होने का मौका, मतलब फैलने का मौका मिला है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है कि आपको देखो, लंदन में कुछ बनना है तो यहाँ पर डिजाइनिंग होगा, और लंदन में कुछ यहाँ पर बनना है तो लंदन के डिजाइनिंग करके भेज देंगे, यहाँ पर छप के निकल जाएगा, है कि नहीं है। और यही सब, जैसे कॉल सेंटर देख लो, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कॉल सेंटर है जहाँ पर विदेशों से फोन आते हैं और यहाँ से अटेंड करने वाले लोग हिंदुस्तानी ही होते हैं, और यहाँ से ये लोग अपना काम अतिरिक्त आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्ट है, जैसे में डाटा एंट्री का काम भी विदेश का सारा काम हिंदुस्तान में होता है। डाटा एंट्री का लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देश में अब सस्ते में उपलब्ध है। बहुत सस्ते में इंजीनियर जैसे सेवाएं आसानी से मिल जाते हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। इंजीनियर को भेजा जाता है, डॉक्टर को भेजा जाता है, शिक्षक को भेजा जाता है, जाओ यार जाओ, जितना जाना है भेजो, पढ़ाओ। उधर मजदूरों को भेजा जाता है विदेश में कि जाओ जाए काम करो। अब इन पर विचार करके देखते हैं, प्रतिस्पर्धा से भारत के लोग को कैसे लाभ होता है। ये स्पर्धा जब होता है तो भारत को कैसे लाभ होगा, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा तो लोग ज्यादा उसमें नौकरी करेंगे, इसलिए बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। 2 नंबर, क्या और भारतीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरना चाहिए? इससे देश के जनता को क्या लाभ होगा? अगर कंपनी उभरती है तो कम ही नहीं होगा,
उसमें नौकरी करेंगे तो लाभ होगा ही, कंपनी को भी लोगों को भी। 3 नंबर, सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है, ज्यादा निवेश यहाँ पर क्यों करना चाहती है, क्यों करवाना चाहती है विदेश का निवेश। अध्याय 1 में हमने देखा कि एक का विकास दूसरे के लिए कैसे विध्वंस हो सकता है, एक का विकास दूसरे के लिए बर्बादी के कारण कैसे हो सकता है। भारत के कुछ लोगों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के स्थापना का विरोध किया। सेज क्या होता है, सेज के बारे में नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ विशेष आर्थिक, सेज मतलब कुछ खाने पीने स्टेज का बात हो गया, इनके स्थान का विरोध हुआ। पता कीजिए कि ये लोग कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सेज का मतलब यहाँ पर आप समझो, ऐसे सेज का मतलब क्या होता है, जो सोने वाला बेड होता है उसको सेज बोलते हैं ना, सेज। तो वही कोमल गद्दा, कोमल तकिया, कोमल चादर उदर का विरोध लोग वहां पर कर पाते हैं। इसका विरोध क्यों कर रहे थे, इसके बारे में आप विचार करके आप लिख सकते हैं। अब देखो, छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ, यही इनका मानना है। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखो, ऑनलाइन सेक्टर के वजह से जो स्थानीय सेक्टर जो दुकान लगाकर बेच रहे हैं, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। रवि को यह अपेक्षा नहीं है कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। और रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसू में संधारितों का निर्यात करने वाली कंपनी शुरू की है, लेकिन बैंक से ऋण लिया। संधारितों का इस्तेमाल ट्यूबलाइट और टेलीविजन सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे थे। अपनी कंपनी चलने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ था जब सरकार ने सन 1901 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारितों के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया था। उसके मुख्य ग्राहकों में जो मुख्य ग्राहक थे उसमें से टेलीविजन कंपनियां थी जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारितों सहित विभिन्न पुर्जों थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों जो सेट करता है टेलीविजन को, टीवी को, उसका निर्माण करती है। बहुत बड़े बड़े पैमाने पर सेट करके बेचना चालू हो गया, किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड से प्रतिस्पर्धा के भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश किया गया कि आओ भाई मेरे साथ मिलकर काम करो, लेबर का काम करो। बस उनमें से कुछ जब संधारित खरीदती थी, मतलब कुछ ऐसी थी जो आसानी से खरीदा जा सकता था, तो उनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोग द्वारा निर्धारित की जा सकती थी जो स्थानीय सामान खरीद सके। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारितों से आधे से भी कम संधारितों का निर्यात करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाई बंद कर दी थी और दूसरा काम ढूंढ लिया था। अब देखो, बैटरी संसाधन, प्लास्टिक, खिलौना, टायरों, डेयरी उत्पादनों एवं खाद्य तेलों के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। बैटरी बनाने वाले कंपनी जब बनाती है तो छोटे व्यापारी खत्म। संधारित कुछ टेलीविजन वाला सामान, प्लास्टिक का सामान बड़ी कंपनी बना देगी तो छोटी कंपनी कौन पूछता है। खिलौना बड़ी कंपनी में लाखों का तादाद में एक दिन में निकल सकता है, लेकिन छोटी कंपनी नहीं निकालेगी। टायर, डेयरी का भी वही हाल है। जितना दूध आप निकाल नहीं सकते उतना कंपनी वाले एक दिन में निकाल देंगे। साल भर का दूध एक दिन में निकाल देंगे वो, और सारे दूध का मक्खन भी तुरंत निकाल देंगे। और उस पानी को क्या करेंगे, उस पानी को व्हाइट करके दूध बनाएंगे, जिसको लोग
जिम में प्रोटीन बनाकर पीता है, उसमें थोड़ा केमिकल लगाया डाला जाता है, जिसमें अलग अलग विटामिन डाले जाते हैं, तब उसको बेचा जाता है मार्केट में। आओ इन पर विचार करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। रबी की लघु उत्पादन इकाई बढ़ती प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार प्रभावित हुई है? दूसरे देशों के उत्पादकों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रबी जैसे उत्पादकों को उत्पादन रोक देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं आप लिखकर चाहे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। 3 नंबर आपको अपने खुद से करने का है, ठीक है? 3 नंबर मैं नहीं बताऊंगा। अब चलो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा और निश्चित रोजगार के बारे में बताते हैं। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। कैसे? बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। जो श्रमिक है उनका रोजगार अब एक निश्चित रूप से सेट तय नहीं होता है। यहाँ पर देखो ये लोग कपड़ा बना रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, चाहे इसमें धागा होगा कुछ लगाकर बटन वगैरह लगा रहे हैं और चपेट कर इसको पैक करेंगे। तो हमने देखा। अब हम देख सकते हैं कि भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं। अब नीचे देखो, वस्त्र निर्याता फैक्ट्री में महिलाएं श्रमिक, यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम के लिए अवसर प्रदान किए। वैश्वीकरण के वजह से महिलाओं को काम करने का अवसर मिला, परंतु रोजगार की स्थितियां यह प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली। लाभ में अच्छे तरीके से भागीदारी इनको मतलब उचित रुपया इनको नहीं मिला। चलो नीचे देखते हैं। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है भारतीय निर्यातों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है, मतलब उनको ऑर्डर दे देती है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती कीमत क्या करती है? खोजती है कि कहां पर सबसे सस्ता में मिलेगा। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कसौटी नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने जो होते हैं श्रमिकों को स्थानीय आधार पर रोजगार देती है, ठीक है, वहीं वे अब स्थानीय रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़ेगा। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ेगा और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। अब देखो ज्यादा समय लगता है इसलिए रात में भी काम चालू होता है, तो रात में भी आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं और मजदूर रोजी रोटी के लिए रात में भी काम करने के लिए, शाम को भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों जो वस्त्र बनाते हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। न्याय संगत मतलब क्या? लोग उसमें अच्छे से हिस्सा नहीं दे पाए हैं। कपड़ा श्रमिक 35 वर्षीय सुशील ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिकों के रूप में कई वर्षों काम किया है। वहां पे कई साल से काम किया, जबकि वह एक स्थानीय श्रमिक के रूप में नियुक्ति थी उसकी। तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशील की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से
30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी मालिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाता है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेकर 10 बजे शाम तक रात तक वह काम वहां पर करते रहता है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है और जो पहले मिलता था उसके घरों में उसके घर के समीप जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को काफी स्थिर ऑर्डर मिलते हैं, बहुत कम ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन पर भी काम कर लेता है और उस पर उनको वेतन कम मिलता है तब भी काम करना पड़ता है। आगे, उपरोक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक प्रौद्योगिकी इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। अलग अलग प्रकार में जाकर भी देखोगे तो हर मजदूर का वही हालात है। आज अधिकांश श्रमिक जितने भी मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, जिनका कोई संगठन नहीं है, यही नहीं संगठित क्षेत्रों में कर्मस्य कार्य परिस्थितियां, जो संगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं वह असंगठित क्षेत्रों के सामान्य होती जा रही है। अब असंगठित हो चाहे संगठित हो, दोनों की स्थिति एक जैसी होती जा रही है। दोनों को पैसा कम मिलता है, काम खट कर करना पड़ता है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है। अब सरकारी भत्ता भी खत्म हो गया है, सरकारी में पेंशन भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब केवल जितना दिन काम करोगे उतना दिन का पैसा मिलेगा। हाँ, सरकारी सेवा में आपको इतवार का पैसा मिलता है, इसका वह पहले उपभोग करती हैं और जिसका वो इस्तेमाल करती हैं। आओ विचार करें, लेकिन विचार आपको इसका खुद सा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है? 2 नंबर, वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक निम्न वर्ग क्या कर सकते हैं? सरकार, श्रमिक, बहुराष्ट्रीय कंपनी, निर्यातक, फैक्ट्री के नियोक्ता क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या चीज का बहस है कि कंपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलेपन अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ता को श्रमिकों के पक्ष का संक्षिप्त विवरण दे और इसके बाद से ही अपना देश चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले भाग में पढ़ेंगे न्याय संगत और वैश्वीकरण के लिए संघर्ष कैसे हुआ, किस तरह होता है। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।